अस्सलाम वालेकुम। बजट 2024-25 तमाम तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से यकीनी तौर से रिकमेंडेशंस भी गई। अब देखना यह कि हुकूमत कहाँ किसको शामिल करती है, क्योंकि हालात काफ़ी पेचीदा हैं, हालात काफ़ी संगीन हैं। अगर मईशत की बात करें और इन सिंपल टर्म पाकिस्तान को अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए हमें डॉलर्स की ज़रूरत है। चाहे हमें अपने एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको सबसे पहले बढ़ाना होगा, रेमिटेंसेस जो है उनके ऊपर पाकिस्तान का तकिया है, फिर इन तमाम चीज़ों से बढ़कर पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आनी होगी। और पिछले 5 साल की अगर बात करें तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो FDIs है पाकिस्तान के अंदर, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 2-2.25 अरब डॉलर से ज़्यादा की नहीं है। ये बहुत ही एक तकलीफ दे बात है। ऐसा क्या है, ऐसे क्या मामलात हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा, बल्कि ओवर द पीरियड जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं वो पाकिस्तान से वापस भी गई हैं। सो ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके हवाले से और वो किस तरीके से उनकी बजट प्रपोजल्स वगैरह क्या है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं OICCI ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया अलीम साहब। और उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं मोहम्मद असफर एहसन साहब, जो कि साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और साबिक वज़ीर मुमलिकत। बहुत शुक्रिया असफर साहब आपका भी। अलीम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। अब किसी तरीके से हमें डॉलर्स चाहिए हैं पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को हल करने के लिए, एक मुस्तहकम और पायदार मईशत को आगे लेकर चलने के लिए। बात सारी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो वापस भी जा रही हैं। इससे पहले भी हमारी आपसे बात हुई, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स को, वो किन चीज़ों में हो रहा है? देखिए, बहुत सारे लोगों को मालूम है कि एक तो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं है। ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती पॉलिसी जिस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट आता है और जो हालात उसको फेस करने होते हैं। दूसरे, टैक्स रिजीम जो है रोज़ाना चेंज होती रहती है। लोगों को प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है हमारी पॉलिसीज़ में। ठीक है, ज़रा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से एक बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे जो है वो हुआ इस वक्त। जी, हमने ही रिलीज़ किया। आपने ही रिलीज़ किया OICCI ने, और वो कहता है कि पाकिस्तान का जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो -14% पे है जी, और ये थोड़ा सा ऊपर आया है पिछले साल से, जो कि -18%। तो हम स्टिल डबल डिजिट में, वो भी माइनस के अंदर मौजूद है। वो देखें, खैर उसकी बात समझ में आती है कि जब इन्फ्लेशन चल रहा हो 26 और 27% पे और फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल हो, तो जो था पिछले साल, तो आई थिंक उस लिहाज से तो 18% जो पिछले साल हमारा आया था नवंबर में बिजनेस कॉन्फिडेंस नेगेटिव, वो तो समझ में आता है कि हालात बहुत मुश्किल थे। अब बेहतरी आई है और 4% ग्रोथ आई है इसमें। लेकिन जो इसमें अगर आपने गौर से देखा हो, हमने इसको कल ही रिलीज़ किया है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत डिप आई है। मतलब वो पहले -10 था, अब वो -15 हो गया, 50%, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। जो ग्रोथ, ये जो पॉजिटिविटी आई है वो आई है रिटेल और होलसेल ट्रेड में जी, उसमें सबसे ज़्यादा, और थोड़ी सी सर्विस सेक्टर में। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी बड़ी मार्जिनल ग्रोथ में देख रहा हूँ कि -31% से -15% पे आई है होलसेल और रिटेल की जो ग्रोथ है। और सर्विसेज सेक्टर की अगेन -18 से थोड़ा सा इंप्रूव होकर हम -14 पे आ गए। असवर साहब, अनफॉर्चुनेटली ऑल आर इन नेगेटिव एंड ऑल आर इन डबल डिजिट्स। देखिए, इसकी बेसिक रीज़न ये मैं आपके पहले भी बात करता रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी टिल टुडे डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ SIFC, BOI एंड मैनी अदर मिनिस्ट्रीज एंड ऑल। लास्ट 24 ईयर्स अगर हम देखें, जनरल मुशर्रफ का जब दौर शुरू हुआ और आज तक की तारीख में आपकी $48 बिलियन आपके पास आए FDI में नेट इनफ्लो, तो पर एनम आपका जो है वो $2 बिलियन का बनता है। लास्ट ईयर आप 1.76 पे थे, उससे पहले आप 2.1 पे थे। इस साल आपका 11 महीने की जो FDI इनफ्लो है वो $1.56 बिलियन है। जैसे अलीम साहब ने बात की, जो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ की या ओवरऑल जो टैक्सेशन का इशू है, और इस वक्त आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट देख लें, एनर्जी कॉस्ट देख लें। हमें बेसिकली इस मुल्क के लिए एक 20-25 साल का प्लान बनाना होगा, उसके बगैर ये काम नहीं चलेगा। व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअली वी आर डूइंग द फायर फाइटिंग, वी आर वर्किंग ऑन एडहॉकिज्म। और एडहॉकिज्म जो है ना, वो सबसे बड़ा मसला है हमारा। क्योंकि देखें, आप कोई एक छोटी सी यूरोपियन या अफ्रीकन कंट्री नहीं है,
आप दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री विद द पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन, और ये नंबर आपका बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरह आपकी एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लाइमेट, किसी चीज़ की पॉलिसी नहीं है, इसी तरह से आपकी ट्रेड की या इन्वेस्टमेंट की कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। जो आज की दुनिया में काम हो रहा है, अगर आप अपनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को देखें, आप फार ईस्ट में देखें, आसियान में देखें, मिडल ईस्ट देखें, अफ्रीका की कंट्रीज़ को देखें, जहाँ पे पिछले 8-10 साल में हम देखते हैं ग्रोथ हुई है, जहाँ पे चीज़ें बेहतर हुई हैं। कुछ कंट्रीज़ के हमसे ज़्यादा बुरे हालात थे, बट अब वो एक सस्टेनेबल मोड पर आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने एक इकोनॉमिक प्लान बनाया है, इन्वेस्टमेंट का एक प्लान है। तो सबसे पहले एफडीआई से पहले आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होता है, आप उसको फैसिलिटेट करते हैं। Exactly. अच्छा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर आपका दो किस्म का है। एक सर वो है, मैं उसकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक ज़िमनी सवाल ये बनता है कि आपने कहा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, लेकिन एक दौर हमने वो भी देखा कि आपका 5 ईयर जो इकोनॉमिक प्लान था वो दूसरे ममालिक ने लिया और आज वो आपसे आ गए। तो बुनियादी फ़र्क क्या था उस वक्त आपके प्लानिंग कमीशन में और आज वो अप्रोच क्यों नहीं है? उन्होंने प्लान को इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, मतलब थ्योरेटिकली हमने भी प्लान दिया, हमने रखा, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अब आप ये देखें ना, आप कुछ सुनते हैं, आपने कोई 5 साल में या 7 साल में कुछ सुना है कि प्लान के अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है? ये डिस्कस होता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल, आई थिंक मैं असफर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आप इस रीजन में देखें, 2-3 कंट्रीज़ हैं जो, आप वियतनाम को गौर से मॉनिटर करें। वियतनाम जो है कितना पीछे था, जंग के बाद आया, लेकिन वियतनाम अब वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारे इस रीजन में। इंडिया तो ने 1991 से चेंज किया। तो देखें, वियतनाम को मैं क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। वियतनाम जो है, वहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी लीडरशिप चेंज होती है, लेकिन पॉलिसी चेंज नहीं होती। इन्वेस्टर को जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है वो वही रहता है, इन्वेस्टर भागता नहीं है। आई मीन कंपनी लाइक सैमसंग, उसका जो है कोई 18 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। आप देखते हैं कि अब एप्पल ने जो है अपने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, तो वो कॉन्फिडेंस है, और बहुत नाइकी और ये दूसरी चीज़ें। तो ये हम जो आपके सवाल का जवाब बेसिकली ये है कि हमें बहरहाल फैसला करना होगा कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर चाहिए तो उनका ख्याल करना होगा। इन्होंने जैसे एग्जिस्टिंग की बात की, आपने शायद पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ा हो कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है इस वक्त, वो है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, पाकिस्तान टोबैको। उनको इतना इन्होंने परेशान किया हुआ है इस वक्त कि उनका ग्लोबल CEO रीजनल डायरेक्टर आया है और उसने आके यहाँ धमकी दी है कि अगर अब फर्दर आपने टैक्स बढ़ाया, इसलिए कि वो टैक्स बढ़ाने का कोई मकसद नहीं होता, टैक्स बढ़ाने से आप चोरी बढ़ा रहे होते हैं, बिकॉज आप इंसेंटिव बढ़ा रहे होते हैं। तो उसने कहा कि मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा यहाँ से, और उन्होंने कुछ, तो ये मैं जानता हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट देना, पब्लिकली देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना, बहुत एक्सट्रीम होता है सिचुएशन। ठीक है। तो सर, कमिंग बैक टू द गोल्डन एरा जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त आपके इकोनॉमिक प्लान्स जो हैं वो दुनिया लेकर चली, ये भी कहा जाता है कि जनाब एक वक्त वो था कि जब प्लानिंग कमीशन ड्राइविंग सीट के ऊपर होता था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उसको बैक करती थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो ड्राइविंग सीट के ऊपर है, और उसके बाद ये परसेप्शन कहाँ तक सही है? ये परसेप्शन बहुत हद तक सही है, और उसकी रीज़न मैंने आपको बताया ना आपको, फायर फाइटिंग और एडहॉकिज्म है। जब एडहॉकिज्म होगा तो फिर चीज़ें फिर डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे चलेंगी। जैसे अलीम साहब ने बैट की बात की, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की, मैं आपसे वही बात कर रहा था। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर में 2 किस्म के इन्वेस्टर्स हैं। एक आपका लोकल इन्वेस्टर है जिसमें छोटे, मिड साइज और बड़े प्लेयर्स हैं, जो पीबीसी क्राउड है। फिर एक आपका फॉरेन इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। उसमें एक OICCI क्राउड है जो 210 इनकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये सारी बड़ी प्लेयर्स हैं। फिर एक मिड साइज प्लेयर्स हैं और फिर कुछ स्मॉल प्लेयर्स हैं। बट ये वो हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुके हैं। अच्छा, अगर आप टोटल इंडस्ट्री देखें, SMEs और सारा मिला के, तो ये लाखों ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। जब तक आप इन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को तरीके से फैसिलिटेट नहीं करेंगे, इनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, दुनिया में ऐसे ही होता है, आपकी FDI आएगी भी तो वो सस्टेनेबल नहीं होगी। आज आप इनको फैसिलिटेट करें, यही स्टोरीज आपकी बढ़ेंगी, यहीं से आपकी JVs आपकी जनरेट होंगी, यहीं से आपकी कोलैबोरेशंस होंगी, और FDI आपकी आनी शुरू हो जाएगी। आपका लोकल पोटेंशियल बहुत है। तो मेरे ख्याल में जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को प्लानिंग करनी चाहिए, वो इस अंदाज की प्लानिंग करनी चाहिए। एक तो प्लानिंग ना 6 महीने साल की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 20 से 25 साल की प्लानिंग जब आप करेंगे तो हर चीज़ फिर उस हिसाब से होगी। उसमें किसी गवर्नमेंट के, किसी मिनिस्टर के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस मुल्क को एक चार्टर ऑफ बिजनेस की ज़रूरत है, और इस लेवल की ज़रूरत है कि जिसको आप पार्लियामेंट से और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से वेट कराएं, ताकि कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट जाए, आपकी पॉलिसी वही रहनी चाहिए। रिलीजियसली जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू लेकर चले, Exactly. विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। एग्जैक्टली। ठीक, लेकिन मसला सर यहाँ पे ये होता है कि जब आप डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो 22% इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट जो इंटरबैंक है,
और उसके बाद जो तकरीबन 295 का डॉलर कह रहे हैं इस वक्त जो बजट मेकिंग में आया है, जो 295 से 328 समथिंग, इनके ऊपर क्या पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकॉनमी चलेगी सर? ये हालात मुश्किल है, लेकिन ऐसे हालात रहेंगे नहीं। आई थिंक इन्फ्लेशन कम होना शुरू हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि ये इंटरेस्ट रेट्स भी धीरे धीरे कम होगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि 22% पे वायबिलिटी किसी भी बिज़नेस की रहती नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अरसे ये चल नहीं सकती है। ये जैसे इन्होंने असफर साहब ने कहा कि हमें लॉन्ग टर्म प्लान देखना है और बिल्कुल यही सोचना है कि आप कैन यू रन अ बिज़नेस एट दिस कॉस्ट और इस एक्सचेंज रेट के साथ। लेकिन देखिए, आपको बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान में अभी भी बहुत पोटेंशियल है। अगर हम अपनी पॉलिसी सही कर लें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर लें, पाकिस्तान की जो लोकेशन है बड़ी क्रिटिकल है। मिडल ईस्ट को, बहुत सारे रीजन को यानी विद इन 6 आवर्स ऑफ द फ्लाइट वर्ल्ड का मेजर पोर्शन यहाँ पर कनेक्टेड है। तो अब अगर हम उस अपनी पॉजिटिव चीज़ों को ना एक्सप्लॉइट कर सकें और अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना देखें और सिर्फ ये देखें कि इस बजट में कितना टैक्स लगाना है, किस तरीके से पॉलिसी चेंज करनी है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपके उसी सर्वे की तरफ आता हूँ। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे ज़रा, क्योंकि उस सर्वे में जो सबसे बड़े इश्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, चाहे डोमेस्टिक हो या वो फॉरेन हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा इशू है। मुख्तलिफ उसमें मैं देख रहा था, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। हमारा पैनल मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो कितना ज़रूरी है, चाहे हमारी अपनी डोमेस्टिक इकॉनमी हो या पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो बावजूद इसके कितना सारा पोटेंशियल है पाकिस्तान में, लेकिन एक ऐसे मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम हो, वहाँ पर वो कभी नहीं फंसेगा। असफर साहब, देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं और इतना सब कुछ करने पे भी नहीं आ रही, मसला ये। उसके बाद हम मुसलसल बात करते हैं सऊदी अरब की। तो मैं सऊदी अरब में बड़ा क्लोजली काम भी कर रहा हूँ। जो मोहम्मद बिन सलमान है, क्राउन प्रिंस, वो इस वक्त 6ठे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से डील कर रहे हैं इन लास्ट 7 ईयर्स। दिस इज द स्टेट ऑफ 7 साल में 6ठे प्राइम मिनिस्टर से। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ना। और कौन सी कंट्री जहाँ पे वो 6ठे या 7वें प्राइम मिनिस्टर से डील कर रहे हैं? तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल है और एक एविडेंस है डाटा के साथ। अच्छा, इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क पे, चूँकि ये एक छोटी सी कंट्री नहीं है, 250 मिलियन लोग हैं, 25 करोड़ लोग हैं, हमें एक पॉलिटिकल डायलॉग करना होगा। और ये पॉलिटिकल डायलॉग एक ऐसा डायलॉग होना चाहिए जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हों, सारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी रियल रिप्रेजेंटेशन हो और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हों फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। बिकॉज कि आप कोई भी प्लान विदाउट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स नहीं बना सकते, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या यहाँ पे बादशाहत हो या यहाँ पे डिक्टेटरशिप हो, आप एक चीज़ तय कर लें कि आप किस सिस्टम में रह रहे हैं। इफ़ यू आर इन डेमोक्रेसी, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी होगी। दूसरी बात जो हम एफडीआई की कर रहे हैं, उसमें 2 बड़ी क्लासिक एग्जांपल्स हैं। एक तो अभी चाइना का विजिट चल रहा है प्राइम मिनिस्टर का, जो शुरू हुआ है और ये 4 दिन का विजिट है। तो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि चाइना से हम क्यों चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। चाइना ने 22 कंट्रीज़ में G2G SEC बनाया। हमारी जब मैं गवर्नमेंट में था तो उस वक्त हमारी एक आस थी जिस पे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकी, लेकिन ये हमने अपने रिटर्न में प्रपोजल दिया था, उसकी फिजिबिलिटी भी दी थी। क्योंकि चाइना में अगर आप प्रेसिडेंट शी से मिल रहे हैं तो फिर प्रेसिडेंट शी लेवल की आपको बात करनी होगी। बिग पिक्चर की जिन्होंने बात की लीम साहब ने, और बिग पिक्चर ये है कि जब चाइना बनाएगा SEC, तो एक तो उसको SEC बनाना आता है और उसको चलाना आता है, और जब चाइना की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो चाइना का इन्वेस्टर खुद आएगा। ये वो चीज़ है जो 10-15 सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पूरा बेस बनाएगी। ये चीज़ें ओवरनाइट की नहीं होती हैं, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म होती हैं, बट ये रियल चीज़ें होती हैं। इसी तरह से आप सऊदी की बात कर रहे हैं, पिछले 7 सालों में आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है? एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट आती हैं, बट जो मेजर इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, वो $3 बिलियन हमारे स्टेट बैंक पे रख देते हैं। Exactly. मैं आपको इस रीजन की एक छोटी सी एग्जांपल दूं। उज़्बेकिस्तान हमारा एक नेबरिंग कंट्री है सेंट्रल एशिया में, उसकी 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। लास्ट 4 ईयर्स में सऊदी गवर्नमेंट ने $21 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। ये वो है जो हो चुकी है, ये वो नहीं है जो करनी है, ये वो है जो सब अप्रूव हो चुकी है। ठीक है। 2 महीने पहले लास्ट मीटिंग थी जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए।
$21 बिलियन, ये सारी ऑर्गेनिक है। इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी अरब के पैसे नहीं डले हुए, इसमें फैमिली बिजनेस हाउसेस के पैसे हैं, उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर की उनकी कॉर्पोरेशंस हैं उनकी जो एक सेविंग्स होती हैं वो पैसा इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट ने इन्वेस्ट किया है। तो आपको ये सीखना होगा कि जो छोटी छोटी कंट्रीज में जिस लेवल की हैंड होल्डिंग हो रही है, जिस लेवल की पॉलिसी मेकिंग हो रही है, जिस लेवल की एश्योरेंसेज हैं टू इन्वेस्टर्स एंड द कंट्रीज फॉर द पॉलिसी कंटिन्यूशन फॉर नेक्स्ट 10-12 ईयर्स, उस स्टेज पर आपको आना है। उसके लिए आपको दो चीजें करनी होंगी। देखिए आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका वो मेयार नहीं रहा जो पहले होता था, लेकिन आज भी बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम में आपको प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स को एंगेज करना होगा, सारी मिनिस्ट्रीज में और सारे इंस्टीट्यूशंस में, ऑन मार्केट सैलरीज। दुनिया में ये फॉर्मूला चल रहा है। आप मिडिल ईस्ट उठा लें, आप फार ईस्ट उठा लें, आप आसियान उठा लें, आप सेंट्रल एशिया देख लें, आप अफ्रीका देख लें, हर जगह पे ये फॉर्मूला है। चाइना जो आज का है, सऊदी अरब जो आज का है, मैं सिर्फ दो कंट्रीज की एग्जांपल दे रहा हूं जिसकी हम बात करते हैं, वो अब उस लेवल पे चला गया है कि आपका जो बीओआई में चाइना डेस्क पे बैठा हुआ बंदा है या जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन में प्लानिंग मिनिस्ट्री में बैठा हुआ बंदा है, वो आज के चाइना को डील नहीं कर सकता। तो यू नीड कंट्री एक्सपर्ट्स, यू नीड द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो आज के चाइना को, आज के सऊदी अरब को डील कर सकें, प्रोजेक्ट्स को रेडी कर सकें। और एक अभी बात चल पड़ी है कि हम कुछ फर्म्स को हायर कर रहे हैं। फर्म्स को हायर करने से पहले इंडिविजुअल्स को इंगेज करें। मिनिस्ट्रीज में, इदारों के अंदर वो इंडिविजुअल्स होने चाहिए जिनका सारा काम आता है। फर्म्स आपकी बाद में आती है। अलीम साहब, एक तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, नंबर 1। नंबर 2, आप बात कर रहे हैं इस वक्त ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है और कंट्रीज जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पाकिस्तान के दरमियान। हमारी अप्रोच हमेशा से हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है, भले वो कोई भी मैंडेट लेकर आई है, पहला काम उसका यही होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस उसके सर पे होता है, फिर वो IMF को अप्रोच करती है। दैन उसके बाद यहाँ से हमने मांग लिए कि $3 अरब हमारे अकाउंट्स में रख दें, जैसे भी असवर साहब कह रहे थे, और फिर दूसरा ये कि जनाब ऑयल पेमेंट जो है वो डेफर में चले जाए। हमारी वो अप्रोच ही नहीं है सर। देखिए यही तो बात शुरू में हुई थी कि हमें 25 साल का प्लान 20 साल का प्लान बनाना पड़ेगा। ये हमारी जो पॉलिटिकल इलीट है, ये पॉलिटिकल इलीट या तो करवाया जाए इनसे, ओपनली कह रहे, या तो करवाया जाए या तो इनको पाबंद किया जाए इसका। और दूसरे देखें, पाकिस्तान में टैलेंट है। अगर जो शुरू में असफर साहब ने ये बात की, मैंने भी की थी कि देखिए जब तक आप लोकल बिजनेस को एंगेज नहीं करेंगे, आप डोंट एक्सपेक्ट कि फॉरेन बिजनेस आ जाएगा बगैर वो ये देखता है कि लोकल बिजनेस क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, बाहर से मैं आके कैसे ये रिस्क लूँगा। मैंने मुख्तलिफ ममालिक में काम किया है। जितना दूर यहाँ पे पाकिस्तान में बिजनेस को रखा जाता है फ्रॉम दी सेंटर, यानी इस्लामाबाद से जितने दूर रखा जाता है, उसको भगाया जाता है, इतना किसी और कंट्री में नहीं होता। मतलब अगर जो यहाँ के टॉप के 20 बिजनेस हैं या 30 बिजनेस हैं, वो तो दे शुड बी ऑन पर्सनल नेम बेसिस विद दी लीडरशिप, विद द ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल दैट। और उनको ये देखिए ना, एंग्रो कहाँ से ग्रो हुआ, दाऊद ने, फैमिली ने, या जिसने लगाया, तबास आजकल कर रहे हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए जो कि जिनका ट्रस्ट हो आप पर और जिनकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आएगा। तो ये पॉलिसी तो अपनी जगह बनेगी, लेकिन पॉलिसी बनाने में भी इन्हीं लोगों का, और यानी जो लोकल हैं, वो आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि किस लेवल पे जाना चाहिए, क्या इंडस्ट्री आजकल है। अब वो ज़माना नहीं रहा, वो जो इंडस्ट्री पहले लगती थी, अब जरा डिफरेंट टाइप की। आजकल आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाना है आपको। लेकिन सर उससे पहले जो फॉरेन इन्वेस्टर का, हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी इंडस्ट्रीज जो है, वो सबसे बड़ी जो ज़्यादा सफ़र हो रही है वो एनर्जी क्राइसिस से। ज़ाहिर है कि वो भी वही सोर्स और मींस यूज़ करेंगे जो यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरा, वो किसी ने बड़ा अभी 1-2 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में कहा कि जनाब पाकिस्तानियों ने $20 अरब की प्रॉपर्टी जो है वो दुबई में पार्क की हुई है, और हम उनसे कह रहे हैं कि $10 अरब की हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। किस तरह चलेगा? तो एनर्जी क्राइसिस जो है ये कितना सिवियर है सर? देखिए बहुत सीवियर है, और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें एनर्जी क्राइसिस का बड़ा, एनर्जी की जो कॉस्ट है और जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट की मैंने आपसे बात की, उसने बड़ा इम्पैक्ट डाला है। फिर जो आप बात कर रहे हैं दुबई की, वो तो अपनी जगह पर है और वो हर ज़माने से आज की बात नहीं है ये। आप ये देख लें कि पाकिस्तान में जो बिजनेस मैन है उसने रियल इस्टेट में पाकिस्तान के अंदर कितना इन्वेस्ट किया है, क्योंकि वो ईजी मनी है ना बेसिकली। बजाय कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग का वो प्लांट लगाएं, फिर रोजाना कि आप नोटिस भुगतें, तो वो बड़ी इजी मनी है, क्विक मनी है। तो बहुत जो बड़ी आपकी बिजनेस कम्युनिटी है उसका सारा पैसा आज भी रियल एस्टेट में लगा हुआ है, और कई सौ प्लॉट्स लोग लेते हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी लेते हैं, वैसे प्लॉट्स भी लेते हैं। तो हमें बेसिकली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना होगा, जिसमें एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग को हमें फोकस करना होगा। उसके लिए हमें एसईजीज को इस्टेब्लिश करना होगा। हमारे एसईजीज जो हैं वो बड़े नाकारा किस्म के एसईजीज हैं, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस। अगर आप देखें
तो क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ का काम देखा है, BOI में मैंने देखा है और बहुत बुरे हालात हैं। जब भी मैं मुसलसल बात करता हूँ कि G2G SEZ की चाइना से बात करें, चाइना अगर हमारा आयरन ब्रदर है तो आयरन ब्रदर कहने से कुछ नहीं होता, शहद की वजह से ज़्यादा मीठी दोस्ती कहने से कुछ नहीं होता। ये चीज़ें गिव एंड टेक पे चलती हैं। आपका भी इंटरेस्ट है, आपका भी इंटरेस्ट है और जो चाइना की तरफ है, चाइना का भी इंटरेस्ट है, चाइना का भी इंटरेस्ट है, आपके स्ट्रेटेजिक मैटर जरूर होंगे, बट मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात करूँ कि चाइना इज नॉट वेरी हैप्पी विद यू। ये बातें करना बड़ा आसान है, चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट के चीज़ों को मैनेज किया जाए। दिस इज एक्चुअली आवर फॉल्ट इन द केस ऑफ सऊदी अरेबिया, इन द केस ऑफ UAE, इन द केस ऑफ चाइना एंड मैनी अदर कंट्रीज़, कि ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जो दुनिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, ये वो सारी कंट्रीज़ हैं जो दुनिया में चीज़ों को अपनी एक्सपेंड कर रही हैं, और ये वो सारी कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान में पैसे लगाना चाहती हैं। ये हमारी इनकॉम्पिटेंस है, ये हमारी इनएफिशिएंसी है कि हम वो चीज़ों को मटीरियलाइज नहीं करते। तो हमें चाइना को चाइना के हिसाब से डील करना होगा। चाइना बहुत आगे चला गया है, तो चाइना से हमें, अगर हम बात कर रहे हैं CPEC की या किसी चीज़ की, तो उसमें हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे काम करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा एरिया है ह्यूमन एक्सपोर्ट्स का। आप ये अंडरस्टैंड करें कि चाइना में आज को 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो 68 ईयर्स प्लस की पॉपुलेशन है। एजिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और पाकिस्तान जब 2047 में 40 करोड़ क्रॉस कर चुका होगा पॉपुलेशन में, उस वक्त उनकी पॉपुलेशन में 42 करोड़ जो हैं वो 69 प्लस के होंगे। तो 6-7 एरियाज़ हैं जिधर आपकी ह्यूमन एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है। अगेन ये प्रेसिडेंशियल लेवल का काम है कि स्टेट टू स्टेट काम हो, एक प्लान बने या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर दो। और ये वो नहीं है जो मिडिल ईस्ट में हमने लेबर भेजी थी, जहाँ से आज रेमिटेंसेस आती हैं, वो बड़ा बैकबोन है। ये वो है जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जहाँ पे आपको रोबोटिक्स में, जहाँ पे आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में 2-3 साल एक्सपीरियंस के यंग लड़के लड़कियाँ चाहिए। ये प्लान होगा, 15-20 साल का प्लान होगा। अगर अपने 15-20 सालों में अब 15-20 लाख लोग चाइना भेजते हैं, ये बहुत छोटा नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, बट अगर आप एटलीस्ट इतना करते हैं तो पाकिस्तान को इससे बेनिफिट होगा। हो क्या रहा है, हम बिग पिक्चर नहीं देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, देन मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। नाज़रीन, हमारे साथ अब्दुल अलीम साहब भी मौजूद हैं और असफर एहसन साहब भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। असफर साहब, चाइना इस वक्त खुश नहीं है हमसे। देखिए, चाइना को आपकी ज़रूरत है, आपको चाइना की ज़रूरत है। सिर्फ जो मैंने बात शुरू में की ना कॉम्पिटेंट टीम्स की, ये हमें करना पड़ेगा। इस मुल्क का जो असल मसला है ना वो इनकॉम्पिटेंस है। और ये यहाँ पे मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की या इकोनॉमी की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक, जिधर हम आज खड़े हैं ना, उसका मेन जो क्रक्स है वो इनकॉम्पिटेंस है, करप्शन नहीं है। करप्शन जो है वो इनकॉम्पिटेंस। बेहतरी हुई कि नहीं हुई ओवर द पीरियड? जिस इनकॉम्पिटेंसी की आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि बेहतर हुई, और इस वजह से बेहतर नहीं हुई कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि आप किन किन कंट्रीज से डील कर रहे हैं और आपकी चीज़ें फाइनल क्यों नहीं होती। तो कुछ बातें जो पब्लिक में कहने की नहीं होती, कुछ बातें होती हैं जो आप भी यही व्यू आप बिल्कुल। देखिए, अगर कॉम्पिटेंसी होती तो फिर हमें SIFC की क्या ज़रूरत पेश आती। मतलब ये कि आई थिंक कहीं ना कहीं तो रियलाइजेशन हुई है ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, ब्लॉकेज आ रही है, चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, तो SIFC का रोल अदरवाइज़ क्या है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है ना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि SIFC के बाद भी क्या ये चीज़ें उस अम्ब्रेला के अंदर भी इस चीज़ें सही हो जाएंगी कि नहीं? अगर ये लॉन्ग टर्म बनाना पड़ेगा प्लान, मतलब एकदम ओवरनाइट तो नहीं चेंज होंगी। देखिए, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है। प्रॉब्लम तो है, रियलाइजेशन है, अब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए अभी से हमें प्लान बनाना चाहिए कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हम ग्रो कर सकते हैं। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है 3 वजह से। एक तो ये कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, जैसे मिनरल है उसके लिए आ रहा है। दूसरा ये होता है कि आप के पास आपकी यानी स्किल लेवल इतना अच्छा है और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी अच्छी है कि वहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, जैसे वियतनाम में हो रहा है। वो आपने जो शुरू में जिक्र किया था डॉलर का, विद 295 रुपीज़ टू अ डॉलर प्रोजेक्शन, पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट प्लेस अगर हम उस वो कन्वर्जन के लिए एक्सपोर्ट यानी ठीक है, प्रोसीड्स जो है हमारी, हाँ, ठीक है, नहीं एक्सपोर्ट्स के लिए कि हाँ, वो फॉरेन जो इन्वेस्टर होगा वो यहाँ पर आके प्रोसेसिंग करके यहाँ से ले जाएगा, तो उसकी जो कन्वर्जन कॉस्ट होगी वो बहुत लो होगी इन डॉलर टर्म्स। तो इस टाइप का इन्वेस्टमेंट हमें इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। और बहुत इन्वेस्टमेंट वियतनाम क्या करता है सर, मैं तो सिंपल सी बात कहूँगा ना कि आप जिन एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जो आइडेंटिफाई किया है, वहाँ से अगर आप वैल्यू एडिशन के साथ करें और तो फिर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। रदर कि आप जो आपके वसाइल हैं, जो आपके ज़खायर हैं, वो डिप्लीट हो रहे हैं और आप एज ए रॉ मटेरियल लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो अब इसमें ये किस तरह की अंडरटेकिंग की ज़रूरत है फॉरेन इन्वेस्टर को, और दूसरा जो एक बड़ी लिबरल पॉलिसी रही पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, उनको आपके टैरिफ की तरफ भी बड़ा एक लिबरल वो रहा, फिर रिपैट्रिएशन जो है आपके डिविडेंड रिपैट्रिएशन, लेकिन आजकल के फ्री इकॉनमी के दौर में ज़रूरी नहीं कि उनको वो एक अच्छी बार्गेनिंग जो पाकिस्तान से मिल रही है वो कहीं और से भी मिल जाए, तो ये थोड़ी सी उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारी आती है ना इसकी। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है डॉलन्स, जिसको एक टर्किश कंपनी ने एक्वायर किया, और उनकी अगर आप लास्ट 7-8 ईयर्स की स्टोरी देखें तो बड़ी एग्जाम्पलरी स्टोरी है। मैं उस स्टोरी को फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ कि वो जितना उन्होंने पैसा कमाया वो यहीं पे लगाया। आज उनका R&D सेंटर देखें वो बिल्कुल मल्टीप्लाई हो गया है, अब यहाँ से वो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। उनकी 1-2 बड़ी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर होंगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास अच्छी स्टोरीज़ नहीं है। जैसा अलीम साहब ने कहा ना कि इस किस्म की स्टोरीज़ जो हैं हमें ऐसी ही इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें जो है ना ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए जहाँ पर इंटीग्रेशन हो मिनिस्ट्रीज़ के दौरान और हम उस लेवल पे फैसिलिटेट कर सकें। जो हमने SIFC की बात की, हमने जो और इदारों की बात की, ये मामला इस वजह से नहीं चल रहा कि वही बात है ना कि आप मुसलसल फायर फाइटिंग पे लगे हुए हैं। जब आप फायर फाइटिंग नोट पे होते हैं तो फिर 100 रुपये भी आते हैं तो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन एक्चुअली आपका पोटेंशियल 2000 रुपये का होता है। तो ये एग्जैक्टली पाकिस्तान का केस है कि पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत है। टाइम आ गया है कि हम इन चीज़ों को मिल बैठ के डिस्कस करें, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस कंट्री में हो, एक पॉलिटिकल डायलॉग हो, सारे स्टेक होल्डर्स बैठें और प्राइवेट सेक्टर को हर जगह पे साथ रखें। विदाउट द इंगेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं तो ICCI को आप साथ में रखें, उनका सारा क्राउड आपके साथ हो, वो आपको रियल आपको फीडबैक्स देंगे, रियल स्ट्रैटेजी देंगे, रियल एक्सपीरियंसेस होंगे। इसी तरह से जो लोकल आपके इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, उनको आप इंगेज करें। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम इस इंटेलेक्चुअल उस पर उसको लेकर आएँ, मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें बेहतरी चलेंगी। और SIFC जो है वो एक मसल के तौर पे यूज़ होना चाहिए जो रोड ब्लॉक्स को रिमूव करे, जो नैप को फेस करे, जिधर जिधर आपके मसले आ रहे हैं उधर उधर अपना मसल यूज़ करें। और BOI को आप एक्टिवेट करें, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट कमीशन को आप एक्टिवेट करें, इन इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग करें। ये अगर आपकी कोलैबोरेशन होगी तो काम चलेगा, अदरवाइज एक वक्त में ये चीज़ें भी सस्टेनेबल नहीं होंगी। एंड वंस अगेन राइट मैन फॉर द राइट जॉब, इन वो तो है ही ना, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है आपका। वो तो सबसे पहले XDI पे मैं एक थोड़े से बात ऐड करूँ जो उन्होंने कहा। नॉर्मली फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान FDI 3% ऑफ द GDP होना चाहिए, 3% ऑफ द GDP। हमारा है आजकल 0.5%, मैक्सिमम कभी 1% हो जाता है, ठीक है ना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कहाँ आ सकता है और हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का है, देखिए आजकल इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, आपको वो MBAs चाहिए, आपको जो आपने ब्यूरोक्रेट्स कहीं कहीं बैठाए हुए हैं जो जूनियर लेवल पे, इस पे उन्होंने वो चीज़ नहीं देखी कि आजकल इन्वेस्टमेंट क्यों इस कंट्री में जा रहा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा है। ये और ये सारी चीज़ें वेब पे अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ें तो आपको आएगी। अगर कोई फर्स्ट कीजिए किसी फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टर आता है, हाँ। आपने उसके लिए क्या चीज़ तैयार रखी है, किस चीज़ में आप अट्रैक्ट करेंगे। आपके अगर मैं फर्स्ट कीजिए जर्मनी के 15 इन्वेस्टर को लेकर आता हूँ, आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं उसके लिए तैयार कि आप यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ टेक्नोलॉजी। हम घूम फिर के रह गए हैं, वो एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट के लिए हम जो है हम लाना चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमने कोई ऐसा गेम प्लान नहीं बनाया, सिर्फ घूम फिर के हम टेक्सटाइल में जाते हैं। एग्जैक्टली जो हमारे एक रिवायती हुआ है। असफर साहब ये बताइए कि जो डोमेस्टिक इकॉनमी जो मार्केट कहलाती है, लाइक इंडिया कहलाती है कि 1 अरब और 40 करोड़ की मार्केट है वो किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, कंपनी के लिए, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी कोई 23-24 करोड़ की जो पॉपुलेशन है। तो अब जो फॉरेन कंपनीज हैं, फर्ज करें जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यहाँ पे चीज़ें तैयार कर रही हैं, पर्सनल केयर के उसमें आ जाए, बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन नंबर जो है वो डबल और ट्रिपल हो जाते हैं और 30-35% इन्फ्लेशन चला जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा उनके लिए भी। देखिए ऑलरेडी कंसर्न है ये, और जिस तरह फिर आप टैक्सेस लगाते हैं, जिस तरह पॉलिसीज़ चेंज करते हैं, जिस तरह इनको नोटिफिकेशंस मिलते हैं हर दिन की बेसिस पे, फिर जो यहाँ पे करप्शन अंडर टेबल चलती है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो मल्टीनेशनल के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम होती है। मैं आपको आज बताऊँ, एक प्लांट है पोर्ट कासिम में, वो बंद होने वाला है, उसके बंद होने की बात चली, एक मल्टीनेशनल का प्लांट है। अच्छा। तो आई डोंट वांट टू नेम द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ना ओवरऑल गेम प्लान आपका, इसमें अगेन सिर्फ एक ही बॉटम लाइन है, इस मुल्क के लिए, खुदा के लिए 20-25 साल का एक प्लान बनाएं, कॉम्पिटेंट लोग बिठाएं जो इस प्लान को मुरतब करें, और उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए
वो आप अवेलेबल करें। ठीक। और ये सारा काम इंटीग्रेशन में होना चाहिए, आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए। सही। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत है। पाकिस्तान में जितनी कंट्रीज़ के हमने नाम लिए, उसके अलावा बहुत सारी वॉक इन कस्टमर्स की तरह कंट्रीज़ होती हैं जहाँ से लोग आपके पास बहुत सारे आते हैं। जब आपके पास रेडी प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, जब आपके पास देने को कुछ नहीं होगा, तो वो आएंगे, एक वक्त के बाद वो वापस चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में आज भी इन्वेस्टर नहीं आता है, इन्वेस्टर बहुत आता है, ठीक। आता है, वो स्टे नहीं कर पाता बिकॉज सही। आप उसको देते कुछ नहीं है। तो हमें इसमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, इंगेजमेंट की ज़रूरत है। 4 स्टेक होल्डर्स हैं जिनको एक यूनिफाइड अप्रोच की ज़रूरत है। उसमें एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, साथ में आपकी ब्यूरोक्रेसी है, फिर मिलिट्री है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ योर प्राइवेट सेक्टर। ठीक। अगर ये चारों मिलके काम करेंगे, इस कंट्री के लिए 20-25 साल का प्लान बनाएंगे, सही। आप इस जगह पर आएंगे जहाँ पे आप कंक्लूजन एक ही है कि हम एक कंसिस्टेंट पॉलिसी और 20-25 साल के लिए एक प्रॉपर जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप यही गुफ्तगू अगले 3 साल 4 साल भी करते रहेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जो कंट्रीज से आप बातें कर रहे हैं कि इतने बिलियन डॉलर आ रहे हैं, ये डॉलर इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं अगर हम अपना किबला काबा सही कर लें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद असफर अहसन साहब और मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।